Hello students, today's topic is mesh analysis. आज के टॉपिक में हम mesh analysis के बारे में पढ़ेंगे. Mesh analysis is the application of Kirchhoff voltage law. Generally, mesh analysis को हम loop analysis भी कहते हैं. Mesh analysis किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के एलिमेंट्स में करंट की वैल्यू को फाइंड आउट करने की एक टेक्निक है. मेश एनालिसिस मेथड से हम किसी भी गिवन सर्किट के कंपोनेंट्स में करंट की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं. लास्ट नेटवर्क टर्मिनोलॉजी के लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि मेश क्या होता है. तो मेश किसी भी सर्किट का वो क्लोज लूप होता है जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता. इस गिवन सर्किट में हमारे पास दो बैटरी सोर्स हैं, E1 एंड E2, और तीन रेजिस्टेंस लगे हैं जिनकी वैल्यू R1, R2, R3 है. नाउ मेश एनालिसिस का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है कि इन तीनों रेजिस्टेंसेस में करंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना विद द हेल्प ऑफ मेश एनालिसिस. दैट मींस लेट्स फाइंड आउट IR1, IR2 and IR3 with the help of mesh analysis. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. इस गिवन सर्किट में सबसे पहले हम देखेंगे कि इस गिवन सर्किट में हमारे पास कितने मेश हैं. तो इस गिवन सर्किट में हमारे पास दो मेश हैं. हम इनको नाम दे देते हैं मेश 1 और मेश 2. ये हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो गया. नाउ स्टेप 2 हम इन मेश में करंट की डायरेक्शन को बना लेते हैं. अकॉर्डिंग टू मी, मैं मेश 1 में करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज और मेश 2 में करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज ले लेता हूं. आप अपने हिसाब से कोई भी डायरेक्शन ले सकते हैं, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. नाउ इन स्टेप 3 हम लोग गिवन सर्किट के सभी एलिमेंट्स में करंट को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं. नाउ लेट अस सपोज दैट मेश 1 में सोर्स E1 के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट I1 निकलेगा और मेश 2 में सोर्स E2 के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट I2 निकलेगा. अब आप देखिए मेश 1 में जो I1 करंट सोर्स E1 से निकल रहा है, वही करंट रेजिस्टेंस R1 में जाएगा, और मेश 2 में जो करंट सोर्स E2 से निकल रहा है, वही करंट रेजिस्टेंस R2 में जाएगा. और ये दोनों I1 I2 करंट आकर पॉइंट B पर मिलेंगे. अब आप देखिए दोनों करंट I1 और I2 को जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता दिख रहा है, विच इज B to E. दैट मींस कि रेजिस्टेंस R3 में करंट की वैल्यू क्या होगी हमारी? I1 प्लस I2. करंट रेजिस्टेंस R3 में हमारी क्या होगी? I1 प्लस I2. और जब ये करंट पॉइंट E पर पहुंचेगा तो I1 करंट अपने लूप में वापस चला जाएगा और I2 करंट अपने लूप में वापस चला जाएगा और सर्किट कंप्लीट हो जाएगा. अब जो ये बात मैंने कहा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, इसको समझ लेते हैं. इस गिवन सर्किट में सोर्स E1 और E2 के पॉजिटिव टर्मिनल से जो करंट I1 और I2 निकल रहा है, वही करंट I1 और I2 सेम अमाउंट का करंट बैटरी के निगेटिव टर्मिनल पर वापस चला गया. इसका मतलब कि सर्किट हमारा कंप्लीट हो गया. E1 के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट I1 निकला और निगेटिव टर्मिनल में करंट I1 चला गया. E2 के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट I2 निकला और निगेटिव टर्मिनल में करंट I2 वापस चला गया. दैट मींस सर्किट हमारा कंप्लीट हो गया. नाउ applying mesh analysis
दिस इज स्टेप 4. नाउ अप्लाइंग मेश एनालिसिस in mesh 1 A B E F A, or we can say that applying KVL in mesh 1. अब देखिए स्टार्ट करते हैं पॉइंट A से. तो जब हम A से B तक जाएंगे तो रेजिस्टेंस R1 में हमारा वोल्टेज ड्रॉप होगा क्योंकि हम पॉजिटिव टू निगेटिव मूव कर रहे हैं. तो वैल्यू आ जाएगी हमारी -R1I1. अब जब हम लोग B से E तक जाएंगे, B से E तक जाएंगे तो रेजिस्टेंस R3 में अगेन हमारा वोल्टेज ड्रॉप होगा क्योंकि हम पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव कर रहे हैं. तो वैल्यू आ जाएगी हमारी -R3 ब्रैकेट में I1 प्लस I2. अब देखिए E से F तक जाने में कोई एलिमेंट नहीं है. दैट मीन्स कि ना तो वोल्टेज राइज होगा और ना ही वोल्टेज ड्रॉप होगा. अब F से A तक जाने में हमारा वोल्टेज राइज होगा बिकॉज बैटरी सोर्स में हम लोग निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं. निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर रहे हैं तो वोल्टेज हमारा राइज होगा. दैट मीन्स पॉजिटिव E1. अब इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं. जो इक्वेशन हमारे सामने गिवन है इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारी वैल्यू हो जाएगी -I1R1 -I1R3 -I2R3 प्लस E1 इक्वल्स टू 0. I1 की टर्म्स कॉमन ले लेंगे तो इक्वेशन आ जाएगी हमारी R1 प्लस R3 ब्रैकेट में आ जाएगा और I1 प्लस R3 I2 इक्वल्स टू E1. नाउ दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन. अब इसी तरह हम लोग मेश 2 के लिए एक इक्वेशन लिखेंगे. तो मेश 2 के लिए जब हम इक्वेशन लिखेंगे तो स्टार्टिंग करेंगे हम C पॉइंट से. भाई करंट हमारा निकला है बैटरी सोर्स E2 से. तो E2 से जैसे ही करंट हमारा I2 निकलेगा हम स्टार्ट करते हैं पॉइंट C से. जब हम C से B की तरफ मूव करेंगे तो अगेन हमारा रेजिस्टेंस R2 में वोल्टेज ड्रॉप होगा. तो वैल्यू आ जाएगी हमारी -I2R2. इसी तरीके से जब हम B से E की तरफ मूव करेंगे तो B से E की तरफ मूव करने में हमारी करंट कितनी है I1 प्लस I2. रेजिस्टेंस है हमारा R3 और वोल्टेज हम पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं तो वोल्टेज अगेन हमारा ड्रॉप होगा. तो वैल्यू आ जाएगी -I1 प्लस I2 ब्रैकेट में और मल्टीप्लाइड बाई R3 बिकॉज V इक्वल्स टू IR. अब जब हम E से D तक जाएंगे तो कोई भी एलिमेंट नहीं है तो ना तो वोल्टेज ड्रॉप होगा और ना ही वोल्टेज राइज होगा. अगेन जब हम D से C तक मूव करेंगे तो हम अगेन बैटरी में निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर रहे हैं तो हमारा वोल्टेज राइज होगा. दैट मींस प्लस E2. इक्वेट कर देंगे इसको 0 से और अब हमारी इक्वेशन आ जाएगी -I2R2 -I1R3 -I2R3 प्लस E2 इक्वल्स टू 0. I2 की टर्म्स कॉमन ले लेंगे -I2 ब्रैकेट में R2 प्लस R3 -I1R3 प्लस E2 एंड फाइनल इक्वेशन हमारी आ जाएगी R3I1 प्लस R2 प्लस R3I2 इक्वल्स टू E2. ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी. इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व कर लेंगे. अगर हमारे पास रेजिस्टेंसेस की वैल्यू गिवन है, हमारे पास सोर्स की वैल्यू अगर हमारे पास गिवन है तो हम I1 और I2 की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. तो इस तरह से हम किसी भी सर्किट में मेश एनालिसिस का यूज करके सर्किट की ईच एंड एवरी ब्रांच में करंट की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं. आई थिंक मेश एनालिसिस का ये टॉपिक कुछ क्लियर हुआ होगा. नेक्स्ट लेक्चर में मेश एनालिसिस से रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जिससे आपके कंसेप्ट मेश एनालिसिस पर बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे. तो आज के लेक्चर में इतना ही. थैंक यू सो मच.